हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग पे। ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है इंटरेक्शन एक्सरे विद मैटर पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे आज बात करनी है कि हमारे पास में जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है, कॉम्पटन स्कैटरिंग को किसने प्रेडिक्ट किया था। तो उसका नाम है A.H. कॉम्पटन। क्या नाम है? A.H. कॉम्पटन। हम उसका जिसने प्रिडिक्ट किया था उस साइंटिस्ट का नाम है A.H. कॉम्पटन। और इसको जब प्रिडिक्ट किया गया था, ये किया गया था 1929 में। कब किया गया था? 1929 में। इन्होंने बताया कि हमारे पास में क्या होता है जब हमारे पास कोई एनर्जी, क्या होती है, कोई एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट करती है। क्या करती है? कोई इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करती है। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्पटन स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर पे क्या होता है, एक आयनाइजेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? आयनाइजेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, इस आयनाइजेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पता चलता है कि मतलब यहाँ पे जो एनर्जी हमें चाहिए होगी वो एनर्जी हमें हाई एनर्जी चाहिए होगी। कितनी चाहिए होगी? हाई एनर्जी। जैसे कि हमने कोहेरेंट में बात करी थी, कोहेरेंट में हमारे पास में आयनाइजेशन नहीं हो रहा था तो वहां में हमने 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, लेकिन यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है तो दैट मीन कि यहाँ पे हमारे पास में जो एक्सरे फोटोन होगा, क्या होगा? एक्सरे फोटोन। और इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट फोटोन भी कहते हैं। ये जो हमारे पास में फोटोन होगा इसकी हायर एनर्जी होगी। कितनी होगी? हाई एनर्जी होगी। और ये जाएगा हमारे पास में जो आउटर मोस्ट सेल होगी। कौन होगी? आउटर मोस्ट सेल। एटम के अंदर पे आउटर मोस्ट सेल, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, ये ऑर्बिट या ऑर्बिट भी कह सकते हैं हम इसको, सेल भी कह सकते हैं। इसमें जाएगा और इसमें जाने के बाद में क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इंटरेक्ट करेगा और उसको क्या कर देगा? इजेक्ट आउट कर देगा। क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देगा। ठीक है, जब यहां से ये इसको इजेक्ट आउट करेगा तो इसके साथ में क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी को अपने साथ लेके भी बाहर निकलेगा। और यहां से जो ये बची हुई एनर्जी होगी, ये बची हुई एनर्जी दूसरी डायरेक्शन में, किसमें? दूसरी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्कैटर्ड। तो इस वाले को हम बोल सकते हैं स्कैटरिंग रेडिएशन। क्या बोल सकते हैं? स्कैटरिंग रेडिएशन। ठीक है ना? हाँ, या स्कैटरिंग फोटोन, हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं। और ये हमारे पास में जो इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, जिसको इजेक्ट हुआ है, इसको हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बात समझ में आती है कि कोई इंसिडेंट फोटोन है जिसके पास में एक HV क्या है? एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, और वो जाती है किसी एटम के साथ में और उस एटम के आउटर मोस्ट सेल से क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करती है। उसको हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मतलब जो ये बची हुई एनर्जी हमारे पास में होगी, ये एनर्जी क्या हो जाएगी? स्कैटर्ड हो जाएगी, दूसरे पाथ में स्कैटर्ड हो जाएगी, और उस वाले को हम क्या कहेंगे? स्कैटरिंग रेडिएशन कहेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी वेवलेंथ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इसकी वेवलेंथ। लेमड़ा को हम हमेशा, वेवलेंथ को हम हमेशा लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारे पास में ये जो वेवलेंथ होगी स्कैटर्ड रेडिएशन और इंसिडेंट फोटोन की, ये क्या होगी? तो हमारे पास में हमेशा क्या होगा कि ये जो वेवलेंथ होगी, ये वेवलेंथ हमारी जो λ1 है, इससे λ2 की जो वेवलेंथ है ये क्या होगी? बड़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, ये शॉर्ट इसलिए होगी क्योंकि इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी निकाला है, और इलेक्ट्रॉन को निकाली उसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी है। तो मतलब कि ये दोनों जो एनर्जी होगी, ये एनर्जी हमारी यहाँ पे बराबर नहीं होगी। तो इसी वजह से हमारे पास में हमारी जो इसकी वेवलेंथ होगी, ये वेवलेंथ हमारे पास में कम होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बनती है कि हमारे पास में जो ये इंसिडेंट फोटोन है, ये इंसिडेंट फोटोन का जो पाथ है वो हमारा ये पाथ है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? ये पाथ है। अब इस पाथ से हमारे पास में क्या हुआ है, जो हमारे जो स्कैटर रेडिएशन है, जो इंसिडेंट फोटोन है, वो स्कैटर्ड हुई है। अब ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, ये स्कैटर्ड रेडिएशन अपने पाथ पे तो नहीं जा रही है, ये पाथ चेंज करा है। इसने क्या करा है? पाथ को चेंज करा है। तो इसके बीच में यहाँ पे एक एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल बनता है। अब इसके बीच में यहाँ पे क्या बनता है? एक एंगल बनता है, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं? थीटा एंगल, या फिर हम इसको कहते हैं कॉम्पटन
एंगल। क्या कहते हैं? कॉम्पटन एंगल हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्पटन एंगल कितना हो सकता है? ये हमारा 0 डिग्री टू 180 डिग्री तक हो सकता है, मतलब कि ये कंप्लीट रिफ्लेक्ट होके भी आ सकता है, जिसको बैक रिफ्लेक्ट कहते हैं। ठीक है, कॉम्पटन एंगल हमारा जो होता है वो कितना होता है? 0 टू 180 डिग्री तक हो सकता है। अब इसके अंदर पे क्या होता है, अगर हम ये जो हमारे पास में इंसिडेंट फोटोन है, अगर हम फोटोन की जो एनर्जी है उसको अगर हम इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो जो हमारा कॉम्पटन एंगल है, क्या है? जो एंगल है ये एंगल हमारा डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है ना, मतलब कि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होगा। अगर हमारे फोटोन की जो एनर्जी है, क्या है? फोटोन की जो एनर्जी कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा थीटा एंगल है ये एंगल हमारा बढ़ जाएगा, मतलब कि ये क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, मतलब कि ये जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? एंगल हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है ना? और कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसको क्या करता है कि पूरी कंप्लीट अपनी जो इंसिडेंट एनर्जी होती है वो कंप्लीट एनर्जी वो लॉस कर देता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। तो यहाँ से हमारे पास में क्या होता है कि ये जो हमारी स्कैटर रेडिएशन होती है, ये बिल्कुल स्कैटर रेडिएशन पूरा 180 डिग्री पे भी वापस आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में कॉम्पटन का हमें क्या फ़ायदा होता है। कॉम्पटन का हमें कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पे क्या होता है, ये हमारी पेशेंट की डोज को इंक्रीज करता है। क्या करता है? पेशेंट की डोज को इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर पे क्या होता है कि हमारे पास में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आगे पे ट्रैवल करता है। क्या करता है? ट्रैवल करता है। और जब ये आगे पे ट्रैवल करता है तो ये आगे पे भी जाके क्या करेगा? आयनाइजेशन करेगा। क्या करेगा? आयनाइजेशन करेगा। तो आगे पे भी ऐसे प्रोसेस होता जाएगा, ये भी आगे जाएगा, आगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में आयनाइजेशन क्रिएट करेगा। तो ये हमारा एक लंबा आयनाइजेशन प्रोसेस होगा, ये भी तब तक आयनाइजेशन क्रिएट करता रहेगा जब तक ये कंप्लीट एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो इसके अंदर पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि ये हमारा पेशेंट की डोज भी इंक्रीज करता है, और हमें जो हमारे पास में हमारी इमेज क्वालिटी है, क्या है? जो हमारी इमेज क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी को भी खराब करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये हमारी इमेज क्वालिटी को डिक्रीज करता है। और ये हमारे पास में फ्लोरोस्कोपी के अंदर जो हमारे पास में क्या है? फ्लोरोस्कोपी है। फ्लोरोस्कोपी में जो हमारे ऑक्यूपेशनल्स होते हैं, जो हमारे ऑक्यूपेशनल्स जो नियर टू पेशेंट होते हैं, पेशेंट के पास में जो काम कर रहे होते हैं, उसमें रेडिएशन हैजार्ड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना? रेडिएशन हैजार्ड उसमें प्रोड्यूस करता है, मतलब कि वहाँ पे पेशेंट के लिए ये क्या होता है? एक रेडिएशन रिस्क प्रोड्यूस कर देता है, मतलब लगती है वो रेडिएशन, क्योंकि वहाँ से स्कैटर्ड होता रहता है और ये हमारे वहाँ पे क्या कर देता है? प्रोड्यूस कर देता है। तो ये है हमारे पास में हमारा कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, तो कॉम्पटन स्कैटरिंग इस तरीके से हमारा प्रोड्यूस होता है, और इसको हम एनोड एंगल या कॉम्पटन एंगल कहते हैं। ठीक है, कॉम्पटन एंगल। ठीक है, और ये हमारा पूरा प्रोसेस है। अगर इसमें किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो हमें पूछ सकता है। एंड थैंक यू वेरी मच।